हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल संस्कृत की चाहत में। दोस्तों, हम लोग 12th क्लास की ज्योग्राफी को कंप्लीट कर रहे हैं और उसका जो अध्याय 6 है आज हम उसके बारे में बात करेंगे। इसके जो 5 अध्याय है उन्हें हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो जिन्होंने पहले की वीडियो नहीं देखी है वो जाइए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में उन्हें उन वीडियो को देखिए, क्योंकि तभी आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी। अगर आप एक सीक्वेंस में देखना चाहते हैं और आप अगर वाकई में पढ़ना चाहते हैं तो पहले आप उन वीडियोज को देखिए, फिर बाद में आप इस वीडियो को देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है द्वितीय क्रियाएं। ये छठे चैप्टर का नाम भी है द्वितीय क्रिया। द्वितीय क्रिया होते क्या है, पहले आप इस बात को समझ लीजिए। जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त चीजें हैं, प्राकृतिक रूप से प्राप्त कोई भी चीज और उनको मनुष्य अपने श्रम, कौशल एवं ज्ञान से उनको नए उत्पादों परिवर्तित कर देता है, उन्हें ही द्वितीय क्रियाएं कहा जाता है। द्वितीय क्रिया और विनिर्माण एक ही चीज है, उन्हें द्वितीय क्रिया कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम बहुत ही ज्यादा डिटेल से बात करने वाले हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल समझिए, जैसे कि गन्ना है, ये हमें जैसे हमने फसल काट ली है, प्राथमिक क्रिया है, ठीक है। यह एक आप इसकी परिभाषा एक इस तरीके भी समझ सकते हैं कि प्राथमिक क्रियाएं को, जो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं जो भी चीजें, ये जो भी वर्क, जो भी काम है, उन चीजों को नए उत्पादों परिवर्तित जब हम कर देते हैं तो उन्हें भी द्वितीय क्रिया कहा जाता है। जैसे गन्ना है, गन्ना प्राथमिक क्रिया में आता है, हमने जैसे उसको काटा है। अब जब गन्ना, सिर्फ गन्ना जो है वो प्राकृतिक क्रिया है, लेकिन जब हम गन्ना से गुड़ या चीनी बना देते हैं, उसका जो रूप परिवर्तित कर देते हैं, जो गन्ना है वो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है, लेकिन जब हम उसका रूप परिवर्तित कर देते हैं, उसको नए उत्पाद में बदल देते हैं, जैसे गन्ने को चीनी, शक्कर या गुड़ में बदल दिया, तो वह द्वितीय क्रिया में आ गया। फिर वो प्राथमिक क्रिया नहीं रही, फिर वो द्वितीय क्रिया में आ गया। और ये सब जो काम है वो उद्योगों में होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम उद्योगों का ही देखते हैं। उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके के होते हैं, देखते हैं हम। सबसे पहले टॉपिक है उद्योगों का वर्गीकरण, मतलब उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के होते हैं। उद्योगों के जो प्रकार हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। जैसे आकार के आधार पर मतलब जो वो छोटे हैं या बड़े हैं, किस पैमाने पर है वो, आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर। इस जो उद्योग है उनका जो सबसे महत्वपूर्ण उन्हें जो चीज चाहिए वो है कच्चा माल। क्यों? क्योंकि जो चीनी है उसका जो कच्चा माल वो गन्ना है। अगर उसको कच्चा माल ही नहीं मिलेगा, अगर उसको गन्ना ही नहीं मिलेगी तो चीनी कैसे बनाएगा वो? बिना गन्ने के चीनी कैसे बनेगी? और उसे कच्चा माल चाहिए। तो कच्चा माल के आधार पर होते हैं कि मतलब किन उद्योगों को क्या क्या कच्चे माल की आवश्यकता होती है, देखेंगे हम नीचे भी एक एक चीज। और ये होते हैं उत्पाद के आधार पर। उत्पाद के आधार पर मतलब कि जो उद्योग है उन पर किन किन चीजों का उत्पाद किया जाता है। देखिए, उत्पाद के आधार पर आप नीचे देखिए, एक तो है आधारभूत उद्योग और एक है उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग में जैसे लोहा आता है, ठीक है, और उपभोक्ता उद्योग में जैसे रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जैसे नमकीन, बिस्किट, टूथपेस्ट, ये मतलब जो ये बनता है, ठीक है, उन्हें उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। और इसका जो नेक्स्ट प्रकार है वो है स्वामित्व के आधार पर, मतलब क्या किसी व्यक्ति का अपना पर्सनल उद्योग है, हो सकता है बिल्कुल, तो उसे निजी उद्योग कहते हैं। जैसे आजकल फैक्ट्री डाल रहे हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, तो मतलब उनकी निजी फैक्ट्री होती है कहीं, ठीक है, कई संयुक्त होती है, कई सार्वजनिक होती है, ठीक है। संयुक्त मतलब कुछ व्यक्तियों के समूहों का उन पर वर्चस्व, और सार्वजनिक मतलब इस एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों का उन पर पूर्ण अधिकार होता है, ठीक है। तो इसके एक एक टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। जैसे आकार के आधार पर क्या होते हैं, कुटीर उद्योग, मतलब जो घरेलू उद्योग होते हैं, बिल्कुल छोटे टाइप में उद्योग, और छोटे पैमाने के उद्योग, और ये बड़े पैमाने के उद्योग। इसके 3 प्रकार होते हैं। और जो कच्चे माल के आधार पर इन्हें किन किन कच्चे माल की आवश्यकता होती है इन उद्योगों को, जैसे कृषि के कच्चा माल हो गया, रसायन हो गया, वन हो गया, पशु एवं खनिज, ठीक है। और खनिज में कौन कौन से खनिज, धात्विक या अधात्विक खनिज, ठीक है। तो आप उत्पाद के आधार पर मैंने आपको बता ही दिया कि आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग, और स्वामित्व के आधार पर भी बता दिया निजी उद्योग, संयुक्त उद्योग एवं सार्वजनिक उद्योग। इन सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे आगे। चलिए दोस्तों, जो सबसे पहले द्वितीय क्रिया है उसका जो अर्थ है, परिभाषा, वो देख लेते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया, जब प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चे माल को मनुष्य अपना कौशल, ज्ञान एवं श्रम लगाकर नए उपयोगी उत्पाद में बदल देता है, इसे ही द्वितीय क्रियाएं कहते हैं, और इसी विनिर्माण के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, जैसे चीनी को आप छोड़िए, जैसे कपास है, ठीक है। कपास क्या होता है, जब कपास की खेती करते हैं, उसको जब कटाई करते हैं, उसकी कपास को जब निकालते हैं तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। लेकिन जब कपास से हम कपड़ा बना देते हैं, कपास से
कपड़ा बना देते हैं, तो मनुष्य ने इसमें अपना कौशल लगाया, इसमें ज्ञान लगाया, इसमें श्रम लगाया अपना, और ये सब लगाकर नए उत्पाद में बदल देते हैं। अब कपड़ा, जैसे कपास से अब हमने उसको कपड़े में बदल दिया तो उत्पाद परिवर्तित हो गया ना, तो इसे ही मतलब द्वितीय क्रिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों। ये 5 नंबर का क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं, मतलब जो आधुनिक समय है उन पर जो बड़े पैमाने पर जो उद्योग है उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनके विनिर्माण की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहली विशेषता है उत्पादन की विधियां। दोस्तों मैंने ये शॉर्ट नोट्स है मेरे, आप अगर एग्जाम में आए तो आप सिर्फ यही नहीं लिखना, आपको इनके अंदर का एक्सप्लेन भी करना है। वो क्या करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ये शॉर्ट नोट लिखे हैं। सबसे पहले उत्पादन की विधियां, मतलब इन उद्योगों के अंदर जो भी उत्पादन होता है तो मतलब उसमें किस विधि का उत्पादन किया जाता है, कि मतलब कोई अच्छी विधि होगी तो मतलब उसमें ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। तो मतलब इसमें यही कह रहा है कि उत्पादन की विधियां, मतलब किन किन उत्पादन की विधियों का उपयोग किया जाता है सबसे। और दूसरा जो पॉइंट है वो है यंत्रीकरण। यंत्रीकरण मतलब किन किन चीज़ों के जरिए अन्य मतलब चीज़ों का उत्पादन किया जाता है, जैसे यंत्रों से किया जाता है, जैसे मशीनों से किया जाता है, तो मतलब उसमें उद्योगों में मशीनों का उपयोग तो होता ही है ना। तो मतलब यही कह रहा है कि यंत्रीकरण, यंत्रीकरण मतलब मशीनीकरण, एक ही बात है, यंत्रीकरण है मशीनीकरण, इनका भी उपयोग किया जाता है। और बाजार तक अभिगम्यता, ये तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि अगर आप उद्योगों में आप सामान का निर्माण कर लोगे और आपके पास बाजार ही नहीं होगा, आप अगर अपने सामान को बाजार तक पहुंचा ही नहीं पाओगे तो आप उस सामान का क्या करोगे। तो बाजार दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है, बाजार और परिवहन, ये दोनों हर एक उद्योग के लिए दोनों सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कच्चे माल की प्राप्ति अभिगम्यता, कच्चे माल तो सबसे महत्वपूर्ण बताया मैंने आपको, क्योंकि जगह अगर आप कपड़े का उत्पादन करना चाहते हैं तो आपको कच्चे माल चाहिए, आपको कपास चाहिए। अगर आपका कपास ही नहीं है तो आप वस्त्र के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, श्रम की आवश्यकता होती है इन्हें, श्रम की भी अधिक मात्रा में इन्हें श्रम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी इसमें काम करते हैं। सरकारी नीतियाँ, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है सरकारी नीतियाँ, कि मतलब उस जहाँ पर हम उद्योग लगा रहे हैं कि वहाँ पर सरकारी नीतियाँ क्या हैं, मतलब और जोन सा हम उद्योग स्थापित करना चाह रहे हैं उस उद्योग के बारे में सरकार की क्या नीति है, क्या सरकार की कोई पॉलिसी है उसमें, क्या सरकार ने कोई उस पर रोक लगा रखी है, हम किस इसके बारे में हम उद्योग शुरू करने जा रहे हैं, कौन सा उद्योग शुरू करने जा रहे हैं, तो सरकारी नीतियाँ भी उनके अनुकूल होनी चाहिए। चलिए, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब ऐसी कौन सी जगह है, मतलब हम उद्योग कहाँ पर स्थापित करना पसंद करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको उद्योग स्थापित करना है, मान लीजिए आप दिल्ली के किस क्षेत्र में उद्योग स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, दिल्ली की इसलिए बात कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि दिल्ली में श्रम अधिक है। ठीक है, आप दिल्ली में उद्योग स्थापित करना चाह रहे हैं तो आप किस जगह पर उद्योग स्थापित करेंगे, आप उसके लिए क्या क्या देखेंगे, आप खुद ही सोचिए। अगर आप एक उद्योग को स्थापित करना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए क्या क्या देखोगे। आप देखोगे कि जहाँ पर उद्योग स्थापित करना है वहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध है कि नहीं, वहाँ पे श्रम उपलब्ध है कि नहीं, श्रमिक उपलब्ध है कि नहीं, बाजार है या नहीं, वहाँ पे परिवहन है या नहीं, सरकारी नीतियाँ आपके अनुकूल है या नहीं, जलवायु वहाँ की कैसी है, वहाँ पे जल प्राप्त है कि नहीं। आप यही सब चीज़ें ना देखोगे। अगर यहाँ पे आपने उद्योग स्थापित कर लिया और अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है, जल पूंजी बाजार परिवहन ये सब चीज़ें आपके पास वहाँ पर नहीं है, तो आप जहाँ से वो चीज़ें मंगाओगे उसका जो परिवहन करना पड़ेगा आपको, फिर और ज़्यादा पूंजी लगेगी आपको। तो आप ऐसी जगह पर उद्योग स्थापित करना चाहोगे कि मतलब वहाँ पे जो वहाँ पर है उद्योग जहाँ पे स्थापित करना है वहाँ पर इन सभी चीज़ों की पूर्ति हो। ठीक है, और इसके जो उसको प्रभावित करने वाले कारक, ये 2 सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं, एक है भौतिक कारक और एक है मानवीय कारक। भौतिक मतलब कि जो प्राकृतिक रूप से क्या कारक हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले कच्चा माल तो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप कच्चा माल नहीं होगा तो अगर आपको जैसे उद्योग स्थापित करना, अगर आपके पास वहाँ पर कच्चा माल आसपास उपलब्ध नहीं है, अगर आप कच्चे माल को दूर से आयात करते हो, दूर से मंगाते हो, तो आपको उसका परिवहन ज़्यादा देना पड़ेगा, उसकी लागत ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो आपको जब लागत ज़्यादा आएगी तो आप वो जो सामान है वो भी ज़्यादा महंगा बिकेगा। ठीक है, तो मतलब आपको इसमें लागत की अधिक आवश्यकता होती है। अगर आपका कच्चे माल आपके उद्योग के आसपास नहीं है तो मतलब ये भी आपके आसपास होना चाहिए, अनुकूल जलवायु होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा सर्दी होनी चाहिए ना ही ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए, बिल्कुल अनुकूल होनी चाहिए। और जल सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उद्योगों में, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए जल की आवश्यकता होती है। और ये अन्य भी कई चीज़ें हैं। और मानवीय कारक में देखते हैं, मानवीय कारक में श्रम, मतलब वहाँ पे श्रमिक मौजूद है या नहीं है,
और श्रमिक मौजूद है तो मतलब वहाँ पे श्रमिक सस्ते हैं या श्रमिक महंगे हैं। आप तो वहीं उद्योग लगाना पसंद करोगे ना जहाँ पर आपको सस्ते श्रमिक मिलेंगे। वहाँ पे पूंजी है या नहीं है, बाजार है कि नहीं है, बाजार अगर है तो कितना दूर है, क्योंकि बाजार तक आपको सामान पहुँचाने के लिए भी परिवहन की आवश्यकता होती है, इसलिए परिवहन भी आपको देखना पड़ेगा, परिवहन है कि नहीं, सरकारी नीति वहाँ पर आपके अनुकूल है कि नहीं है। ठीक है, जो कुटीर उद्योग है हम इसके बारे में बात करते हैं। कुटीर उद्योग एग्जाम में आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। कुटीर उद्योग की विशेषता बताइए। कुटीर उद्योग होता क्या है? जैसे कि आप जैसे गांव में रहते होंगे, कई बच्चे गांव में रहते हैं, जो लोग गांव में, वो मतलब अपने ग्रामीण स्तर पर ही अपने उद्योगों का निर्माण करते हैं। मतलब छोटी छोटी वस्तुएं हो गया उन्हीं का निर्माण करते हैं, जैसे टोकरी बनाना, दोना बनाना, मोमबत्ती बनाना, ये सब घरेलू उद्योग हैं। मतलब कुटीर उद्योग में छोटे छोटे टाइप के उद्योग हैं बिल्कुल। मतलब उन्हें नई परिवहन की आवश्यकता होती है, नहीं ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, नहीं बाजार की आवश्यकता होती है, और इससे उनका कौशल का विकास भी होता है, उनका मस्तिष्क का भी विकास होता है। क्यों? क्योंकि जब अगर वो हाथ की स्किल सीख लेंगे तो मतलब वो अपना कहीं ना कहीं अपना गुजर बसर जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या है। इसमें लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर स्थानीय कच्चे माल की सहायता से घर पर ही दैनिक वस्तुओं का निर्माण करते हैं। बताया ना दोस्तों कि मतलब इसमें जो पूरा परिवार उनका लगा रहता है, और वहाँ पर जो घर है उनका वहीं पर ही छोटी छोटी चीज़ों का निर्माण करते हैं, और जो दैनिक रोजमर्रा की जो वस्तु की चीज़ें हैं उनका निर्माण करते हैं। इसमें नहीं उन्हें परिवहन की आवश्यकता होती है, नहीं इन्हें पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, कच्चा माल बाजार स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध होता है। क्योंकि कच्चा माल है जो खेतों या फिर कहीं से भी मतलब आसपास से ही प्राप्त कर लेते हैं, और बाजार तो इन्हें कहीं जाना ही नहीं होता, क्योंकि ये ग्रामीण स्तर पर ही अपने सामान को बेच देते हैं। इससे इनका कौशल का विकास होता है। देखते हैं छोटे पैमाने के उद्योग। इस श्रेणी के उद्योगों का निर्माण स्थल घर से बाहर होता है। मतलब जैसे छोटे टाइप के उद्योग हो गए तो मतलब जो घर है, घर से दूर इनके उद्योग स्थापित होते हैं। ठीक है, कच्चा माल स्थानीय किंतु श्रमिक अर्ध कुशल होते हैं। कच्चा माल तो इन्हें स्थानीय स्तर पर ही प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो श्रमिक होते हैं वो ज़्यादा कुशल नहीं होते हैं, वो अर्ध कुशल श्रमिक होते हैं। अर्ध कुशल मतलब अपने किसी भी जो काम वो कर रहे हैं उस काम में ज़्यादा निपुण ना हो। स्थानीय लोग रोजगार पाते हैं। जब ये स्थानीय स्तर पर जब उद्योग लगेंगे तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे उनकी आय बढ़ेगी, उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ेगी, और इससे उनका जीवन स्तर भी बेहतर होगा। और इसमें जो देश हैं वो भारत, चीन और इंडोनेशिया, मतलब छोटे पैमाने के उद्योग हैं, इन देशों में अत्यधिक उद्योग हैं छोटे पैमाने के। और जो बड़े पैमाने के उद्योग हैं आप उनकी विशेषताएं देख लीजिए। बड़े पैमाने के उद्योग को विशाल बाजार की आवश्यकता होती है, बड़ा बाजार की आवश्यकता होती है। इन्हें विभिन्न प्रकार का कच्चा माल चाहिए, क्योंकि इन उद्योगों में कई प्रकार की चीज़ें बनती हैं, तो इन्हें कई प्रकार का कच्चा माल चाहिए इन्हें। ठीक है, और जो श्रमिक है वो इसमें कुशल श्रमिक होते हैं, बिल्कुल निपुण होते हैं अपने हर एक काम में। जिसका जो काम है उसमें पूरी तरीके से परफेक्ट होते हैं, और वो अच्छी तरीके से अपना काम करते हैं। इसमें वो जो उच्च प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है, उच्च तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो सामान है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बना सके, और उस सामान की कीमत अच्छी ही हो। ठीक है, क्योंकि जब अगर सामान जो है वो आपका अच्छी तकनीकों से बना होगा तो लोग अधिक से अधिक उसे खरीदेंगे। ठीक है, इसमें पूंजी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। इन सभी चीज़ों के लिए पूंजी की आवश्यकता होगी। जिस श्रमिकों को देना है पूंजी, कच्चे माल के लिए पूंजी चाहिए, उसके परिवहन के लिए पूंजी चाहिए, और जो सामान तैयार है उसको बाजार तक पहुंचाने के लिए पूंजी चाहिए, उच्च प्रौद्योगिकी के लिए पूंजी चाहिए, हर एक चीज़ में पूंजी की आवश्यकता होती है। तो इसमें पूंजी जो है बड़े स्तर पर पूंजी की आवश्यकता होती है, इसे आप याद रखिएगा। कच्चे माल के आधार पर आधारित उद्योग, मतलब ऐसे कौन से ऐसे उद्योग जिनको कच्चे माल की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे कच्चा माल कृषि हो गया। कृषि मतलब जैसे मैंने आपको बताया, जैसे गन्ना हो गया, कपास हो गया, तो मतलब कृषि से आते हैं ना कच्चा माल कृषि से ही ना प्राप्त होता है, तो इसलिए कृषि आधारित उद्योग। ठीक है, खनिज आधारित उद्योग। खनिज मतलब जिन्हें जो जमीन के खनिज पदार्थ हैं, जिन उद्योगों को जो खनिज पदार्थ की आवश्यकता होती है, जमीन से जो प्राप्त खनिज पदार्थ है उनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक एवं अधात्विक खनिज। ठीक है, तो खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग मतलब ऐसी चीज़ें जैसे आप लकड़ी है, वो लकड़ी वन से प्राप्त होती है। जब लकड़ी से आपको फर्नीचर बना लेते हैं तो वो द्वितीय क्रियाओं में आ जाता है, तो मतलब उसका जो कच्चा माल है वो तो वन से प्राप्त हुआ है ना लकड़ी। तो ये पशु आधारित उद्योग, पशुओं से ऊन प्राप्त होती है जिससे कपड़े बनते हैं। ठीक है, बस ज़्यादा नहीं दोस्तों, एक ही पेज है, देख लीजिए इसे आप।
लौह इस्पात उद्योग। दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसे आप बिल्कुल रट लीजिए कभी, क्योंकि ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है आपका। आधारभूत उद्योग, लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी उद्योगों को अपना आधार प्रदान करता है। क्योंकि जो बाकी सभी उद्योग है उनमें मशीन की तो आवश्यकता होती है, आप लोग सब जानते हैं। और जो मशीन है वो किससे बनी होती है? वो भी तो लोहे से ही ना बनी होती है। अगर अब उन बाकी उद्योगों में जो मशीन है वो जो लोहे की बनी है, अगर वो लोहे की मशीन ही ना हो तो उन उद्योगों में जो सामान का निर्माण हो रहा है वो सामान का निर्माण कैसे हो पाएगा? ठीक है, तो ये उस लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं और इसे उद्योगों का उद्योग भी कहते हैं। एक नंबर पूछ सकता है आपसे, उद्योगों का उद्योग किसे कहते हैं? क्यों? क्योंकि जो वो अन्य उद्योग है ये उन्हें अपना आधार प्रदान करता है। ठीक है, इसलिए इसे उद्योगों का उद्योग कहते हैं। जो गैर आधारभूत उद्योग या उपभोक्ता उद्योग। गैर आधारभूत उद्योग क्या हो गए? जैसे किसी भी चीज़ के सामान की जरूरत होती है, जैसे बिस्किट हो गया, ठीक है, टूथपेस्ट हो गया, मतलब रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं ये गैर आधारभूत उद्योग है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूँ मैं आपको, धुएं की चिमनी वाला उद्योग। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछता है। धुएं की चिमनी वाला उद्योग किसे कहते हैं? परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश जिसमें कोयला खदानों के समीप स्थित धातु पिघलाने वाले उद्योग, भारी इंजीनियरिंग, रसायन निर्माण आदि का कार्य किया जाता है। मतलब ये जो उद्योग है ये बहुत ही बड़े पैमाने के होते हैं और ये औद्योगिक प्रदेश से उस क्षेत्र में होते हैं जहाँ पर कोयले की खदान होती है। कोयले की खदानों के समीप होते हैं, ठीक है, और वहाँ पर रसायन का भी प्रयोग किया जाता है और भारी इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है वहाँ पे। और उनसे जो धुआं निकलता है, क्यों? क्योंकि जब अगर आप कोयले को पिघलाएंगे तो उससे धुआं निकलेगा, ठीक है, तो इसे ही धुएं की चिमनी वाला उद्योग कहा जाता है। इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है स्वच्छंद उद्योग। दोस्तों जो स्वच्छंद उद्योग है इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि ये प्रदूषण रहित होते हैं। ये प्रदूषण नहीं फैलाते और न ही इन्हें किसी भी कच्चे माल की आवश्यकता होती है, ठीक है, क्योंकि ये जो उद्योग है ये उद्योग संगठन पुर्जों पर ही निर्भर होते हैं। ये मतलब इन्हें किसी भी कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती है। ये उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों पर होते हैं जहाँ पर व्यापक विविधता होती हैं और कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं। ये उद्योग संगठन पुर्जों पर आधारित होते हैं और ये प्रदूषण रहित होते हैं। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, CBSE एग्जाम पूछता है ये क्वेश्चन को, तो आप इसे याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है हमारा। तो कैसा लगा आपको ये टॉपिक है? और इसके जो 6 चैप्टर हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आपके, ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब करें। और जो हमारा चैनल है उसे आप सपोर्ट करिए, आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चैनल के जरिए अपनी पढ़ाई कर सकें और वो CBSE एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। क्योंकि आपके जो 12th के मार्क्स हैं इन्हीं के आधार पर आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आप कॉलेज में एडमिशन भी नहीं ले सकोगे और आप ऐसे ही ओपन से करते फिरोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब ओपन से करना गलत बात है। ओपन से अगर आप करते हो तो आप अपना थोड़ा बहुत जो है रास्ता आप भटक जाते हो। जैसे कि आप सपोज कीजिए, जैसे कि आप कॉलेज में रोज जाते हैं तो मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ तो आप सीखेंगे, ये तो पक्की बात है। अगर आप घर में बैठे रहते हैं तो घर में बैठे बैठे ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये बाद की बात है। आपका हमारा टॉपिक कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।